अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को सिविल प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज हम एक नया कंटेंट ला रहे हैं आप लोगों के लिए और एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे जो कि हम उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के जो सारे कंसेप्ट सारे प्रॉब्लम्स है उसको इस प्लेलिस्ट में डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस? जब हम एक टेक्निक्स की और हार्ड प्रॉब्लम एक मुश्किल प्रॉब्लम की जब हम एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइनेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं उसको एक प्रॉब्लम को, और उसकी जब हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन या एक्यूरेट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो सॉल्व करते हैं, एक्यूरेट सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस को अब हम समझ आ गया। तो इसके बाद हम इसके यूज़फुल, हाउ यूज़फुल इज़ अ न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूज़फुल को हम देखेंगे कि हमारे पास इसके यूजेस क्या है। हाउ यूज़फुल न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, कि ये हमारे पास किस किस जगह इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, एनालिसिस एनालिसिस तो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग ये है टॉपिक है। उसमें हम प्रिसीजन कंप्यूटर अरिथमेटिक्स को हम इसमें यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा में इसको हम यूज़ करते हैं। लार्ज प्रॉब्लम सर्टन में भी राउंडिंग एरर होता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसकी यूजेज ये है। ठीक है, तो वाई शुड वी स्टडी न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, क्यों हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ते हैं, इसको भी वाई वाई वी यूज़ न्यूमेरिकल, वी स्टडी न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस इसलिए पढ़ते हैं जब हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, उसका हमारे पास सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता नहीं होता। ठीक है, एक एग्जैक्ट मेथड होता है, एग्जैक्ट मेथड हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मेथड उसको कहते हैं जो ये छोटे मोटे a+b² ये हमारे पास सॉल्व होता है अभी। ठीक है, अगर मैं इस तरह कहूँ कि x 1000 प्लस b x 100, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है? +c = ये, इसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं होता। इसलिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम इसके सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, और इसके सॉल्यूशन को अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना हो तो हमारा अप्रोच जो है उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन के नज़दीक होगा। ठीक है, इसलिए हम ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा, व्हाट इज आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या होता है? ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के हमारे पास बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। ये वही बात है कि हमारे पास एप्लीकेशन इसके ये होते हैं कि जब हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग इस तरह प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो एक सिंपल फार्मूले पे वो सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं। ये हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसकी ख़ास तौर पर लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन और इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें बहुत सारे इसका यूजेज इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो और क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको एक एक को हम पढ़ेंगे, इसको सारे कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है इसकी वो हम कर दे। ठीक है,
इक्वेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन का भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन में यूज़ होते हैं। इस तरह जितने भी वो इक्वेशन होते हैं जो कि हमारे पास सॉल्व नहीं होते, एक सिंपल फार्मूले सॉल्व नहीं होते, तो उस वक्त हम न्यूमेरिकल एनालिसिस उसकी करते हैं। ठीक है, तो व्हाई डू इंजीनियर नीड न्यूमेरिकल एनालिसिस? व्हाई डू इंजीनियर, ठीक है, WHY, व्हाई नीड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, why do need engineering student numerical analysis? इंजीनियरिंग स्टूडेंट में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट में यह ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन लिटिल बिट मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं। इस तरह नहीं है कि बस इसमें यूज़ नहीं होते, इसमें भी बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशन हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हु इज़ द फादर ऑफ द न्यूमेरिकल एनालिसिस, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, एनालिसिस, हु इज़ द फादर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस? एक हमारे पास न्यूटन है। न्यूटन ने हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। इसमें बहुत ज़्यादा इसका वो है, यूलर है, स्विस लियोहार्ड है, ये सारे जोसेफ लेविस है, ये सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है उन्होंने। और न्यूटन ने ख़ास तौर पर 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंट्रीब्यूट किया है। यूलर ने 1707 टू 1783 तक बहुत सारा इसमें न्यूटन ने कितने 18 सेंचुरी टू 19th सेंचुरी इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए हैं इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा छोटा सा आप लोगों का वो हो जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। अभी तक तो ये जनरल बातें थे ऊपर, अभी तक ये तो इसमें हम ये एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि किसी हिंसे का क्यूब ले ले कि हमारे पास 8 आ जाए। वो कौन सा हिंसा होगा कि हमारे पास क्यूब लाने से उसका 8 आंसर आ जाए। तो मैं जल्दी लिख दूंगा कि क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इससे क्या आता है, आंसर आता है 8। ठीक है, अगर मुझे ये कहे कि किसी हिंसे का क्यूब ले ले कि उसे क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, क्यूब ले ले, किसी हिंसे का क्यूब ले ले कि हमारे पास 2 आ जाए, उसको हम चेक करेंगे कैलकुलेटर के साथ कि वो कौन सा हिंसा होगा कि हमारे पास उसका आंसर 2 आ जाए। तो मैं पहले चेक करता हूँ 1⁻3, तो मेरे पास 1 आता है। ठीक है, और फिर चेक करता हूँ 1⁻2 इस तरह हम हर प्रॉब्लम के एनालिसिस करते हैं। सॉरी 1⁻3 2⁻3 ठीक है, तो 8 आता है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, 2 है। तो वो 1 और 8 के दरमियान है। ठीक है, इधर का ही है 2 है। ठीक है, तो फिर मैं अभी और एनालिसिस करूँगा कि मैं अपने आंसर की एग्जैक्ट आंसर को अप्रोच करूँ। ठीक है, ये तो बहुत दूर है, 1 बहुत दूर है 2 से और 8 बहुत दूर है। मैं अप्रोच करूँगा अभी
टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन को अब मैं अभी अप्रोच करूँगा। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज़रिए मैं अप्रोच करता हूँ। ये मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, इस तरह ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों का सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये किस तरह होता है। तो मैं 1.1 लेता हूँ, 1.1, ताकि मेरा आंसर 2 के नज़दीक आ जाए। तो 1.33, ठीक है, ये इधर कहीं होगा 1.33। तो मुझे अभी पता चला कि 1.33 1 से नहीं, ये 1 बहुत ज़्यादा दूर है। 1.33 और 8 के दरमियान है। अभी मैं 8 बहुत ज़्यादा दूर है, मैं थोड़ा 2 से नीचे करूँगा, 1.9, ठीक है, 1.9 होल पावर क्यूब, ठीक है। तो मैं जब 1.9 करूँगा, ये 6.6 कहीं देगा, तो फिर मैं उसे भी छोटा करूँगा, 1.8 करूँगा, तो मुझे क्या आता है 5.8 आता है। तो मैं इसे भी छोटा कर दूँगा, ठीक है, कि मैं अपना आंसर मेरा अप्रोच क्या होगा कि मैं अपने आंसर तक पहुँच जाऊँ। तो 1.5 कर देता हूँ, ठीक है, 1.5 कर देता हूँ होल पावर क्यूब। तो मेरा 3.3 है, ये भी बहुत ज़्यादा दूर है। 1.4 कर देता हूँ, तो 2.77 है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। 2.77 है, 7 पॉइंट इससे दूर है, ठीक है। तो इससे भी बहुत 1.3 कर देता हूँ, ठीक है, 1.3 होल पावर क्यूब। तो मेरा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अप्रोच करता है, एग्जैक्ट आंसर तक अप्रोच करता है। वो कितना है 2.1, ठीक है, 2.1। और मैं अभी मुझे पता चला कि मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 1.33 और 2.1 के दरमियान है, ठीक है। अभी मुझे इतना तक पता चला कि मेरा एग्जैक्ट जो आंसर है 1.33 2.1 के दरमियान है। अभी मैं थोड़ा लिटिल बिट में जो 1.2 लिया था 1.11, उसे मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा कि मेरा आंसर थोड़ा इससे भी नज़दीक आ जाए, ठीक है। तो मैं 1.2 करता हूँ होल पावर क्यूब, ठीक है, ओ 1.7 आ गया। ये मेरा सारे इनसे कट हो जाते हैं, क्योंकि ये अप्रोच से बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर से बहुत ज़्यादा दूर है, 2 पॉइंट बनिस्बत 2.1 के, ठीक है। अभी ये भी मैं कट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नया एग्जैक्ट आंसर आ गया, सॉरी अप्रोचेबल आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 1.7। तो मैं इससे भी थोड़ा बहुत उससे आगे जाता हूँ, 1.25 करता हूँ क्यूब, ठीक है। तो मेरा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन उससे नज़दीक है, उसके साथ नज़दीक है। 1.9 ये मेरा 2 है, तो ये मेरा कितना है 2.1 और 1.9 के दरमियान मेरा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो इससे भी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ कि मेरा आंसर भी फिर भी थोड़ा कम है, एग्जैक्ट तक पहुँच जाए। इस तरह हम एनालिसिस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर तक जितना नज़दीक हो उतना हमारा एक्यूरेसी होगा, वरना हमारी एरर आएगी। हम एरर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हम और किस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स, हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड के टाइप्स कितने हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस जब हम करते हैं उसके कितने मेथड्स हैं, जो हम उस मेथड पे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को एनालाइज करें, ठीक है। तो हमारे पास एक बाइसेक्शन मेथड है, इसको हम आगे करेंगे बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। सिर्फ मैं अभी मेथड बताऊंगा। बाइसेक्शन मेथड है। दूसरा हमारे पास क्या है, आइट्रेशन मेथड है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन। तो हमारे पास दूसरा न्यूटन मेथड है, न्यूटन्स मेथड है, बहुत सारे न्यूटन्स मेथड है। और तीसरा हमारा क्या होगा,
कि हमारा ये न्यूटन्स मेथड में बहुत सारे आते हैं, बेस ऑन द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड द करंट आइट्रेट, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, इसमें बहुत सारे सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो हम इस मेथड को आगे बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन और भी बाकी है, लेकिन हम थोड़ा हम आगे प्रॉब्लम के साथ करेंगे, लेकिन अब हम नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो गोल होगा, हम किसकी तरफ जाएंगे, हम अपने रास्ते में पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन को लिटिल बिट पढ़ते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वो होते हैं जो कि हम बहुत बड़े, वेरी लार्ज और स्मॉल हिंसों को, स्मॉल डिजीज को वेरी एक सिंपल नोटेशन में हम जब लिखते हैं, या वेरी लार्ज नंबर को एक सिंपल नोटेशन में जब लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये है 0.0002346780, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं नोटेशन में लिखता हूँ कि फिर मैं किस तरह लिखूँगा मैथमेटिकल नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में। मैं जब लेफ़्ट से राइट को जाता हूँ तो मैं -10⁻⁻⁻ लिखूँगा। फॉर एग्जांपल ये फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म में होता है साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई बाई n⁻10, ठीक है। तो हमारे पास ये एक नंबर होता है और ये 10 होता है बेस, और ये हमारे पास पावर होता है, ठीक है। तो जब मैं 0 1 2 3 4, ठीक है, जब मैं 4 आता है तो 2 पॉइंट, ठीक है, डिसिमल से एक हिस्सा हमारा, एक डिजिट डिसिमल से पहले हमारा आना चाहिए, उसको हम फिर हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ 2.34678, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कितने हैं, 1 2 3 4, 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल करते हैं कि एक बहुत लार्ज नंबर लेता हूँ 14670000000। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा। जब मैं राइट से लेफ़्ट जाऊँगा तो मैं पॉजिटिव 10⁻⁻ पॉजिटिव लिखूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, ठीक है। एक हमारा डिसिमल से पहले होना चाहिए, ठीक है, एक डिजिट 4.067, ठीक है। 4.067 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ हाउ 12, पॉजिटिव 12, ठीक है, सॉरी 12, ठीक है। तो हम इस तरह साइंटिफिक नोटेशन को आगे हमारे पास आएंगे, उसको हम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक और एग्जांपल है 0.000000343, तो 11343, तो 1 मैंने इधर लिख लिया, 0.34 ये 3 है, तो मैं इधर 3 लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। जब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो मैं नेगेटिव लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻13, ठीक है। तो आई होप साइंटिफिक नोटेशन का आप लोगों को पता चल गया होगा, और लेकिन साइंटिफिक नोटेशन बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, एफिसी ने आप लोगों में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट फॉर्म।
इसको हम नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ते हैं, कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं कि जब हम इस फॉर्म को, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा याद रखना होगा। ठीक है, मरने दम तक आप लोगों ने इस फॉर्म को जहन में रखना होगा कि 0 फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस माइनस 0 पॉइंट, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म को आप लोगों ने याद रखना होगा। और इसमें D1 D2 D3 D4 अप टू Dn। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर हाउ मेनी n। ठीक है, तो हमारे पास D1 क्या होता है? D1 हमारे पास होता है, D1 इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में ज़रूरी है। आप लोगों ने इसको याद रखना है कि D1 हमारे पास, ये D1 जो है, इसके जगह अगर मैं इस तरह एक एग्जांपल लिख लूँ 1 2 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6, तो मेरे पास ये जो है ये 1 2 3 1 2 9 तक हमारे पास होना चाहिए। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 1 नहीं है, ये जो D1 है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूँ 0.023, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, तो मेरे पास ये गलत है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, इस कंडीशन में ये मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो मैं और एक दूसरा कंडीशन है जो कि है 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू DI लेस देन 9। ठीक है, हमारे पास ये नहीं होता, ये डेसिमल से पहले ये हमारे पास हर वक्त ज़रूरी होगा कि ये 0 हो। ठीक है, अगर ये 0 नहीं हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन, नॉर्मल साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट उसको नहीं कहते हैं। ये हमारे पास 0 होना चाहिए। अगर ये 0 ना हो, कोई हिंसा हो, कोई तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए? वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, फ्लोटिंग पॉइंट उसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट इस ये आई हमारे पास क्या होगा? आई इज इक्वल टू 1 2 3, ये नहीं है, ये D1 से, D1 के बाद जितने भी हिंसे होंगे ये कोई भी होने चाहिए, कोई भी हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन D1 हमारे पास कौन सा कंडीशन है? ये 1 से बड़ा होगा या 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, और डेसिमल से पहले जो हमारे पास 0 हो वो हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके वो कोई हिंसा नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ जाएगा होगा। हमारा ये आज का पहला वो है कंसेप्ट है। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा सारा कंसंट्रेट किसके ऊपर होगा? ये कंसेप्ट तो आप लोगों ने फिर भी पढ़े होंगे। हमारा कंसंट्रेट प्रॉब्लम के ऊपर होगा, वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आते, असाइनमेंट में आप लोगों को देते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं आते। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हल करके दूंगा। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों को असाइनमेंट मिले, क्विज़ेस मिले, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करें। मेरे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके आप लोगों को सेंड करूंगा। व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में बताया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी दूसरे वीडियो में दिया हुआ है। उससे व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोग ले सकते हो, और मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो एक रिवीजन करते हैं सारों का, तो आप लोगों को पता चल जाए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारा वो एनालिसिस होता है, वो प्रॉब्लम का एनालिसिस होता है जब हम एक प्रॉब्लम को, एक टेक्निक को डिज़ाइन करते हैं उस पर, ताकि हमें एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दे दे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दे दे। ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। ये किस लिए ज़रूरी है? ये हमारे लिए इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, एक बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का ज़रूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके सारे कंसेप्ट को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास
इसने न्यूमेरिकल एनालिसिस में किसने काम किया है। न्यूटन ने बहुत ज़्यादा काम किया है इसमें, यूरल ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और सारे दूसरे साइंटिस्ट जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में काम किया है। तो हमारे पास इसके मेथड किन से है, बाइसेक्शन मेथड है, फिक्स आइट्रेशन मेथड है, और न्यूटन मेथड है, और सेकेंड मेथड है। ये मेथड है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड्स भी। तो हमारे पास और क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। मैंने इधर साइंटिफिक नोटेशन की आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैंने ये पहले वीडियो में बनाया था, लेकिन वीडियो अच्छी तरह नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लोगों को समझा दिया कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन डिसिमल से पहले हमारा एक 90 डिजिट होना चाहिए, एक 90 डिजिट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में डिसिमल से पहले। फॉर एग्जांपल ये है 7 है, ये है 1 है, ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, पावर 10 नेगेटिव होना चाहिए। जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फ्लोटिंग पॉइंट में भी पढ़ा था, फ्लोटिंग पॉइंट में एक फॉर्म बनाया था कि हमारे पास उसका फॉर्म क्या होता है। ये फॉर्म है उसका फ्लोटिंग पॉइंट का। आई होप आप लोगों को नज़र आया होगा कि y इज इक्वल टू ±0.1 d2 d3 अप टू dn। हमारे पास ये d1 हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। और डिसिमल से पहले जो हिस्सा होता है वो कभी भी कोई डिजिट नहीं हो सकता, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो बाकी सारे हिस्से के लिए d2 d3 d4 अप टू dn ये हमारे पास कोई भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी को नहीं आता तो आप लोग इसको समझा सकते हैं। अगर मुझसे तो कोई गलती हुई इसमें, खामखा मुझसे भी गलती होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे इधर यह गलती हो गई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।